नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, अधिगम अक्षमता, उसी के आगे का लेक्चर है ये। अधिगम अक्षमता के प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि अधिगम अक्षमता जो है विकारों का समूह है। तो आज उन्हीं विकारों पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विकार है एग्जाम की दृष्टि से भी, और डेली लाइफ में भी हम इसे फेस कर सकते हैं। बच्चों को देखेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज में, बच्चे ऐसे विकारों से जूझते भी हैं। तो पहला हमारी पीपीटी पे लिखा हुआ है लिखने की अक्षमता। तो यहाँ पर है डिस्ग्राफिया। यहाँ या तो डिस ऐसे लिखा होगा या डिस इस तरह से लिखा होगा। ग्राफिया शब्द यहाँ से सेम होगा। डिस्ग्राफिया, या कभी कभी इस बीमारी को और सीवियर स्टेज में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं अग्राफिया। अग्राफिया क्या है? इसमें रीडिंग डिसऑर्डर, सॉरी, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। ये राइटिंग, लेखन विकार है। लेखन विकार क्या होगा इसमें कि बच्चा पढ़ लेगा लेकिन लिखने में गलतियां करेगा। जैसे कि अक्षर को अक्षर को चिपका के लिख देगा। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखें, आई हैव टेकन माई फूड। अब ये क्या करेगा, सारे लेटर्स या पूरा सेंटेंस जो है चिपका के लिख देगा एकदम। आई हैव टेकन माई फूड, इस तरह से। तो मैंने अपने खाना खा लिया है, तो ये पूरे सेंटेंस को वो स्पेस देके नहीं लिखेगा। पहला लेखन विकारी, इस पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दूसरा होगा स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग या बर्तनी की गलतियां करता है। स्पेलिंग एरर किस तरह से होंगी? सपोज करिए उसको लिखना है स्टॉप, तो वो क्या लिखेगा? स्पॉट। स्टॉप और स्पॉट एक जैसा आपको नहीं है, लेकिन बच्चे को एक जैसा फील आएगा, वो लिखेगा। स्टॉप को स्पॉट लिख देगा, या हॉर्स को हाउस लिख देगा। ये भी गलतियां होती हैं बच्चे की। जैसे हॉर्स है, उसको हाउस लिख देगा, तो या हाउस को हॉज लिख देगा। कोई भी एग्जाम्पल की वो गलतियां कर सकता है। तो जो रीडिंग सॉरी राइटिंग डिसऑर्डर्स हैं, डिस्ग्राफिया और अग्राफिया में कवर होते हैं। कभी कभी ये अपने विचारों को, अगर मान लीजिए पेपर पे लिखना हो, बोल तो बहुत अच्छा लेगा, लेकिन पेपर कागज पर लिखने में उसको दिक्कत होती है। अपने आइडियाज को, अपने विचारों को ऑन पेपर इसको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे स्पीच दिला दीजिए, स्पीच दे देगा, लेकिन ये पेपर पर अपने आइडियाज को पुट नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये मैसी हैंड राइटिंग। मैसी हैंड राइटिंग, मैसी का मतलब है पुअर हैंड राइटिंग। इसकी हैंड राइटिंग पुअर होगी, बहुत ही हंसले खराब होगा। तो इस प्रकार से लिखने के संबंधित भी विकार सामान्यतः बच्चे में पाए जाएंगे। क्या क्या है? आप लिखते समय अक्षरों का क्रम उलट देता है, यानी स्पेलिंग एरर होगी इसके द्वारा। फिर स्पेलिंग और सेंटेंसेस को एकदम चिपका के लिखेगा। तीसरा होगा पुअर हैंड राइटिंग। और चौथा हो सकता है आइडियाज को पेपर पर ना लिखने में असमर्थ रहेगा, मतलब लिखने में दिक्कत उसको महसूस होगी। तो ये दो बीमारियां जो हैं, ये विकार जो हैं, इन्हें अग्राफिया और डिस्ग्राफिया की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए, अग्राफिया और डिस्ग्राफिया। अग्राफिया जब ये शब्द कहीं लगा हो तो ये सीवियर, यानी कि अधिक विकट स्थिति को प्रकट करेगा। और डी वाई एस का प्रीफिक्स लगाओ या डी आई एस का प्रीफिक्स लगाओ तो कम सीवियर है, यानी बीमारी या विकार वही है, अग्राफिया या डिस्ग्राफिया, लेकिन अग्राफिया में सीवियर कंडीशन हो जाएगी, डिस्ग्राफिया में उतनी सीवियर नहीं रहेगी। तो आप समझ गए हैं, पहला विकार है लिखने की क्षमता संबंधित
इसमें अग्राफिया डिस्ग्राफिया करके दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है पढ़ने की क्षमता, ये है इसको कहते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर में ये देखिए डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, ये आप प्रीफिक्स याद रखिए, इससे बड़ी मदद मिलेगी आपको। डी वाई एस आ जाए या ए का प्रीफिक्स आ जाए, ए का मतलब है सीवियर और डी वाई एस का मतलब उतना सीवियर नहीं है। अब इसमें होगा क्या, डिसलेक्सिया में, और ये समानता रीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा पहली बात तो मिरर इमेज बनाएगा। मिरर इमेज, कैसी मिरर इमेज बनती है, दर्पण छवि इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा लेटर है बी, बच्चा लिखते और पढ़ते समय ये दिक्कतें ऐसी मिरर इमेज बना सकता है। खासकर पढ़ते समय ये दिक्कत होगी, झांसी को झूसी पढ़ देगा, झांसी को झूसी पढ़ देगा, या डॉग को गॉड पढ़ देगा। इसी तरीके से 6 को 9 पढ़ सकता है। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ये रीडिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, और रीडिंग डिसऑर्डर हमारा जाना जाता है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया से। कभी कभी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है कि पढ़ने संबंधी विकार भी इसमें जुड़ जाते हैं। अगर पढ़ने लिखने पढ़ने का ऑप्शन दोनों दिया हो तो आप अग्राफिया ना करके या डिस्ग्राफिया ना करके एलेक्सिया डिसलेक्सिया पर ही टिक करेंगे। एक एग्जाम्पल है स्लो रीडिंग भी करता है, स्लो रीडिंग। अग्राफिया में क्या करता था बच्चा, स्लो राइटिंग करता था, यहाँ पर स्लो रीडिंग, धीमी गति से पढ़ता भी है, धीमी गति से पढ़ता है। तो ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको और एग्जाम्पल के साथ उसको और बताएंगे। अगला दोष है वाक क्षमता संबंधी विकार। वाक क्षमता का मतलब है स्पीच इनेबिलिटी, स्पीच इनेबिलिटी टू स्पीच, यानी कि बोलते समय हमें दिक्कत होगी। वाक मीन्स होता है बोलना, और वाक क्षमता संबंधी दोष है, वही प्रीफिक्स लगे अफेजिया और डिस्फेजिया। इसमें दिक्कतें क्या रहेंगी बालक को कि मतलब समझ में आता है बच्चे को, कोई सेंटेंस है कोई वर्ड इसका मतलब समझ में आएगा, लेकिन बोलते समय धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, या उल्टा पुल्टा बोल देगा इसको। तो ये क्षमता या दोष क्षमता कहलाता है अफेजिया या डिस्फेजिया। नेक्स्ट, गलत सीखने की अक्षमता, ये बहुत आसान है, आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है एग्जाम्पल में। गलत सीखने की अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलस या कैलकुलेशन से इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होगा कि सिंपल जो जोड़ घटाने वो नहीं आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये लेटर सिंबल साइन है, ये सिंबल हम बताते हैं आपको, प्लस माइनस सारे सिंबल हैं, इन सिंबलों में कंफ्यूजन करिएगा। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में लिखा है 4 × 3 करना है, तो उसको 4 + 3 समझेगा, तो ये उसके लिए दिक्कत होती है कि सिंबल्स रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है। गणित से रिलेटेड होगा तो गणित में क्या समस्या आ सकती है, वो सारी समस्याएं जो गणित से संबंधित है उसमें आएंगी। जैसे मान लीजिए आप इस बच्चे को टेबल दीजिए, पढ़ा उसको, 2 का 2 4 6 8 इस तरह लिख के क्रम बिगाड़ देगा, 16 पहले लिख देगा, फिर 12 लिख देगा, फिर 18 लिख देगा, तो क्रम और नहीं सही रहेगा। ये सारे दोष गणित से संबंधित है, और मैथमेटिक्स और नंबर की जो समझ है बच्चे में नहीं होती है। तो आसान है इसको, इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। अभी कभी कभी समानता शिक्षक पूछते हैं 77 78 69 में कौन संख्या बढ़ी है, तो ये तो बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं।
से 70, 78, 69 में कौन संख्या बड़ी है, तो लोग जल्दीबाजी में आंसर गलत करते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे से पूछे 10 और 20 में कौन बड़ा है, तो 10 और 20 में कौन बड़ा है, तो ये बच्चा इतना भी नहीं समझ पाएगा 10वीं में बड़ा। या मार्केट जाते समय आपने 75 रुपए की चीज खरीदी और आपने 100 का नोट दिया, तो कितने वापस होंगे, बच्चे को यही समझ भी नहीं होगी। तो इसका सिंपल, हालांकि ये सारी बीमारियां बहुत एडवांस लेवल पर भी होती हैं, इनके और आगे वर्गीकरण है, लेकिन हम उन पर अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर समझ के अपना परीक्षा संबंधित काम निकालना चाहेंगे। ये है नेक्स्ट पीपीटी में हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया हाइपरलेक्सिया ऑटिज्म के साथ आता है। अवबोध मान होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, अंडरस्टैंडिंग। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है कि बालक एडवांस होता है इन रीडिंग, यानी पढ़ाई में बहुत उच्च होता है, लेकिन समझ में कमजोर होता है। इसको एग्जाम पे समझेंगे, समझ में कैसे कमजोर होगा, पढ़ाई में कैसे आगे होगा, यानी कि इसको पढ़ना अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए क्लास 4 का बालक है, तो न्यूज़पेपर रीड कर सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या लिखा है उसका उससे मतलब पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हमने थ्री इडियट मूवी में भी देखा था। थ्री इडियट मूवी देखी होगी आप सभी ने, नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। इसमें चतुर नाम का एक कैरेक्टर होता है, जिसकी स्पीच को आल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो वो सारे शब्द को या स्पीच को मेमोराइज करके, याद करके, पूरी स्पीच को जब 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन डिलीवर करता है, तो वो चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार कर देता है उसमें। जिन्होंने मूवी देखी समझ गए होंगे। तो हम इसमें क्या है कि चीज पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, समझ सॉरी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, साइन बोर्ड लिखे हैं, स्टॉप लिखा है, तो स्टॉप पढ़ रहा है, साइन बोर्ड उसको पढ़ने में आ रहा है। मान लीजिए रेलवे स्टेशन लिखा है, हॉस्पिटल लिखा है, ये बहुत सारे साइन बोर्ड हमारे लाइन लगे रहते हैं। आप इससे पूछिए हॉस्पिटल में क्या काम होता है, तो उसको नहीं पता। रेलवे स्टेशन पे क्या काम होता है, नहीं पता। स्टॉप का क्या मीन्स पता है, वो केवल पढ़ रहा है। तो जहाँ व्यक्ति पढ़ ले, यानी ये दो तरफी व्यवस्था है कि पढ़ने में तो एडवांस्ड है, लेकिन समझ में शून्य है या बिल्कुल कम समझ रखता है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, इसको हाइपरलेक्सिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आएगा, कभी कभार ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसी के अंतर्गत है, रीडिंग सॉरी ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत है, तो इसलिए मैंने इसको पीपीटी में शामिल किया है। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया में अक्षमता, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इसको आजकल ये बड़ी समस्या चल रही है, ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब है शालीन विकार। शालीन विकार, स्व माने होता है खुद में लीन रहना, खुद में लीन रहना। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, ये विकार है, इसमें बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाए, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। सोशल इंटरेक्ट का मतलब है किसी से मेल जोल करने में से दिक्कत होती है। आप घर रिश्तेदार आते हैं, बच्चे उन, उनके पास जाने में झिझक महसूस कर सकते हैं, उनसे बातचीत करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप उनसे कहीं पानी दे के आइए, तो पानी देने में बड़े शर्माने जैसा व्यवहार करते हैं। रिश्तेदारों को चाय सर्व करना हो, पानी सर्व करना हो, ऐसे कामों में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। तो बच्चे जब सोशली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। एक एक तो प्रमुख लक्षण है, आई कांटेक्ट से बचते हैं, कि किसी से नजर मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट से दूर रहेंगे, दूसरों से नजर मिला के बात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये ग्रुप स्टडी हो, ग्रुप प्ले हो, ग्रुप प्ले हो, वो नहीं करें, अपने अकेले में ही खेलेंगे। यानी कि सोशल इंटरेक्शन करना नहीं है, तो अपने अपने में खेलना, जो कुछ समझ में आएगा वो खेलेंगे। ग्रुप प्ले में इनका दिमाग नहीं जाता। यहाँ तक कि ये दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को
नहीं समझते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जो ऑटिज्म से बच्चे पीड़ित होते हैं, इसमें मनोचिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है, ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं आसानी से। अगला है डिस्प्रेक्सिया, ये भी अच्छा है टॉपिक। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या है कि मोटर कोऑर्डिनेशन, हमारी जो मोटर कोऑर्डिनेशन, हमने आपको उसमें बताया था मोटर कोऑर्डिनेशन क्या है। मोटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मोटर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये जो हमारी पेशीय समन्वय है, पेशीय समन्वय, मांसपेशियां हमारी एक दूसरे से समन्वित होकर कार्य करती हैं, तो पेशीय समन्वय इन बच्चों में नहीं पाया जाएगा। मोटर कोऑर्डिनेशन सही से काम नहीं करता है, मेल फंक्शनिंग करता है, इसलिए इन्हें जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको करने में दिक्कत होती है। यानी कि हमारी रोजमर्रा काम जैसे शर्ट के बटन लगाना, ठीक है, या फिर शूलेस बांधना, आपके जो जूते के फीते होते हैं उनको बांधने में दिक्कत होती है, या फिर पेंसिल साफ करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं, पेंसिल साफ करने में दिक्कत होगी, या फिर बॉल को कैच करना हो, इसको भी दिक्कत महसूस करेंगे। यहाँ तक कि खाते समय स्पून का यूज करते हैं, स्पून का यूज उन्हें बेहतर ढंग से करना नहीं आएगा। तो ये गतीय समन्वय क्षमता है, इसको दूसरी लैंग्वेज में DCD इस नाम से भी जाना जाता है। DCD का मतलब है डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। हालांकि इससे अभी कुछ नहीं बना है, लेकिन अगर ये आ जाए डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर क्या है, तो ये डिस्प्रेक्सिया ही है। इसमें सिंपल से काम, जैसे हम नाचने नाचने में आपके शरीर के मांसपेशीय शक्तियों का इस्तेमाल होता है, नाचना, कूदना, उछलना, इन सब में बच्चा दिक्कत महसूस करता है। तो ये सारी एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि मैसी हैंड राइटिंग, जो कि मैसी हैंड राइटिंग रहेगी, मैसी का मतलब है पुअर हैंड राइटिंग। अब जैसे पेंसिल को पकड़ना है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल को पकड़ना है, तो उसको बहुत तेज फोल्ड कर लेगा, नहीं बहुत मजबूती से पकड़ लेगा, या बहुत स्लो होल्ड करेगा। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है पेंसिल पर, या स्लो होल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से उसको राइटिंग इसकी मैसी हो सकती है, पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे जो लर्निंग डिसेबिलिटी संबंधित थे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चनों पर होगा, इसके लिए आप इंतजार करिए।